हम ये न्यू चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोडायनामिक्स, एक्चुअली इट इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लड्स का ही एक पार्ट है। अभी तक हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लड्स में, है ना, जो स्टेबल लिक्विड्स होते हैं स्टडी कंडीशन में, है ना, उनमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में देखा था आपने, है ना। नाउ अब जब कोई फ्लड बह रहा होता है, मतलब मोशन में होता है, उस समय जो इनमें प्रॉपर्टीज पाई जाती है उसको हमने हाइड्रोडायनेमिक्स सेक्शन में, फ्लड का हाइड्रोडायनेमिक्स सेक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो बहते हुए किसी भी लिक्विड में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी, है ना। इसके पहले जो आपने सरफेस टेंशन वगैरह देखा वो रुके हुए पानी में था, कहीं स्टेबल था, वो किसी के अंदर भरा हुआ था, अब ये बहता हुआ। तो विस्कोसिटी क्या, तो देखो होता क्या है कि जितने भी फ्लड्स हैं जब ये बहते हैं तो इसकी जो एडजेसेंट सरफेसेस होती हैं, डिफरेंट लेयर्स होती हैं, आप ये लेयर नंबर 1 है सपोज, ये लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3। तो जब पानी बहता है या कोई भी लिक्विड बहता है, फ्लो होता है, तो ये एडजेसेंट लेयर्स जो हैं इनके एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं। लिक्विड में पाई जाने वाली इस प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी बोलते हैं। हाँ, तो विस्कोसिटी क्या है ना, लेयर्स की एडजेसेंट लेयर का, किसी लिक्विड की एडजेसेंट लेयर का रिलेटिव मोशन में क्या करना, अपोज करना, विस्कोसिटी कहलाता है। क्लियर। अब विस्कोसिटी क्यों आ गई, तो उसके लिए मॉलिक्यूलर थ्योरी चलती है भाई, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ विस्कोसिटी। ये थ्योरी ये बोलती है कि हमको पता है कि एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। तो देखो इस लेयर के मॉलिक्यूल, लेयर नंबर 1 और लेयर नंबर 2 के मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण, है ना, जो लिक्विड की पहली लेयर, जो ऊपर लेयर है, ये इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण अपनी नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी अपने साथ बढ़ाने की कोशिश करती है, और जो नीचे वाली लेयर है वो ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करती है। किसके कारण, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण द अपर मोस्ट लेयर ट्राइज टू इंक्रीज द एडजेसेंट लोअर लेयर ऑफ द लिक्विड, वेयर एज द लोअर लेयर ऑफ लिक्विड ट्राइज टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अपर मोस्ट लेयर। हाँ, तो इनकी इस कोशिश के कारण क्या होता है कि लिक्विड की फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, एक अपोजिंग फोर्स वर्क करने लगता है जिसको हम विस्कोस फोर्स बोलते हैं, और किसी भी फ्लड में विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी आ जाती है इसके कारण। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ विस्कोसिटी, है ना। अकॉर्डिंग टू इट, in any liquid or flood, the intermolecular attraction force is available there, due to which the uppermost layer tries to increase the velocity of lower adjacent layer, whereas lower adjacent layer tries to decrease the velocity of uppermost layer. Due to this, an opposing force which tries to oppose the motion, opposing force मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स वर्क करने लगता है जिसको नाम दिया गया क्या, विस्कोस फोर्स, और इस प्रॉपर्टी का नाम पड़ गया क्या, विस्कोसिटी। क्लियर। तो दिस इज विस्कोसिटी। इसके बाद विस्कोस फोर्स F के बारे में न्यूटन ने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी और ऑफ विस्कोस फोर्स,
तो देखो न्यूटन ने ये बोला कि किन्हीं भी दो एडजेसेंट लेयर के बीच में जो विस्कोस फोर्स F वर्क करता है ना, ये दोनों लेयर्स के एरिया ऑफ कांटेक्ट, जितना ज्यादा एरिया लेयर्स का कांटेक्ट में आएगा ये फोर्स उतना ज्यादा होगा। दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ द लेयर्स, है ना। ये बताया किसने? न्यूटन ने। और दूसरा है ना, देखो क्या होता है जब वेलोसिटी का चेंज इन वेलोसिटी दैट इज dv, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस अगर हम निकालें तो ये कहलाती है क्या? इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जितनी ज्यादा होगी, न्यूटन ने बोला विस्कोस फोर्स की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी, है ना। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जितना ज्यादा होगा, मतलब शुरुआत में वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, तो ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, विस्कोस फोर्स उतना ज़्यादा होगा। क्लियर? तो ये दो पॉइंट न्यूटन ने अपने लॉ में बोले। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करके लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको? F प्रोपोर्शनल A इंटू dv अपॉन dx। प्रोपोर्शनल साइन हटा के इक्वल का साइन लगाएं तो एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है, द कांस्टेंट इज ईटा विच इज कॉल्ड व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं इसको, है ना। और माइनस साइन न्यूटन ने अपने फॉर्मूले में लगाया। ये माइनस साइन क्या शो करता है? कि जो विस्कोस फोर्स है वो हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन। क्लियर? तो इससे ये था न्यूटन का लॉ, माइनस ईटा इंटू dv अपॉन dx। क्लियर? अब देखना, अगर आप इससे न्यूटन्स लॉ क्या हुआ? F इज इक्वल टू माइनस ईटा इंटू dv अपॉन a इंटू dv अपॉन, तो इससे अगर हम विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन बनाए तो क्या बनेगी डेफिनेशन भाई? तो देखो a की वैल्यू अगर हम यूनिट ले लें और dv अपॉन dx की वैल्यू भी क्या ले लें, तो f की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी? माइनस ईटा। तो यहां से आप डिफाइन कर सकते हो किसको? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को। तो क्या बोलोगे आप? द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द विस्कोस फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन टू लेयर्स ऑफ यूनिट एरिया एंड यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसी फॉर्मूले से हमने डेफिनेशन देख ली किसकी? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि इसकी यूनिट और फोर्स की यूनिट अलग अलग होंगी। क्लियर? तो न्यूमेरिकली इक्वल टू द विस्कोस फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू लेयर्स ऑफ यूनिट एरिया एंड यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्लियर? फिर इसके बाद देखिए एक और व्यक्ति रेनॉल्ड, है ना। हाँ, तो इसके बाद आप देखो रेनॉल्ड ने जो अपना लॉ दिया या रेनॉल्ड्स नंबर जो दिया, उसके पहले, है ना, हमको फ्लो, टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड पता होना चाहिए कि लिक्विड के बहने के तरीके क्या होते हैं, है ना। तो लिक्विड, एक तो फ्लो ऑफ लिक्विड की बात करें हम, तो लिक्विड का फ्लो दो टाइप का हो सकता है। एक स्ट्रीमलाइन
स्ट्रीमलाइंड एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? हाँ, जब कोई लिक्विड इस तरीके से फ्लो हो रहा होता है ना, कि हाँ उसके पीछे आने वाले, मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल्स पॉइंट पी से होके निकला है, तो इसके प्रीसीडिंग पीछे आने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब के सब उन्हीं पॉइंटों से होकर जाते हैं जिन पॉइंट से होकर उसका प्रीसीडिंग यानी आगे असेंडिंग या प्रीसीडिंग जो मॉलिक्यूल्स है वो होके गुजरा है। मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स सेम वेलोसिटी और सेम पाथ को फॉलो करेंगे। इस प्रकार के फ्लो को हम क्या बोल देते हैं? टर्बुलेंट फ्लो कह देते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो कह देते हैं, है ना। और अगर क्या हो कि किसी लिक्विड का फ्लो कैसा हो, अनकंटिन्यूअस हो, जिगजैग हो, कहीं से भी कोई भी जा रहा है, अगला मॉलिक्यूल्स वहां से चला गया, पहला वाला इधर से गया था, दूसरा उधर से जा रहा है, तो इस प्रकार के फ्लो जैसे कि है ना को टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। जैसे कि फ्लड के समय जो रिवर की वेलोसिटी होती है, रिवर का पानी जो जब फ्लड आता है, जब बह रहा होता है, या समुद्र में जो लहरें उठती हैं, है ना, उस समय जो इसका फ्लो होता है वो कौन सा फ्लो कहलाता है? टर्बुलेंट फ्लो। अब होता क्या है कि इसमें एक पर्टिकुलर स्पीड तक ही किसी भी लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन फ्लो रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे ये लिक्विड फ्लो हो रहा है ना, अभी वर्तमान में इसकी स्पीड सपोज 1 किलोमीटर पर आवर है, हमने इसकी स्पीड और बढ़ाई 2 किलोमीटर कर दी, अभी भी ये अपने इसी तरीके से बह रहा है। 3 किलोमीटर पर आवर में भी ऐसा ही बह रहा था, लेकिन 3 पॉइंट बढ़ा के 2 जैसे ही की हमने, तो अब इसका फ्लो बदल के कैसा हो गया? टर्बुलेंट फ्लो हो गया। तो ये जो मिनिमम वेलोसिटी है जहां तक इसका फ्लो कैसा था? स्ट्रीमलाइन था, दिस वेलोसिटी इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। सो द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड और अ फ्लड up to which its flow remains what? Streamlined is called critical velocity। जहां तक इसका स्ट्रीमलाइन बना रहे, और जैसे ही चेंज हुआ टर्बुलेंट में तो फिर वो क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं कहलाएगी, इससे कम वाली वेलोसिटी जहां तक स्ट्रीमलाइन था। क्लियर? तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी। अब रेनॉल्ड ने जो अपना नियम दिया वो किसके लिए दिया? क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए दिया। क्रिटिकल के लिए ना, हाँ, क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए रेनॉल्ड ने क्या बोला कि किसी लिक्विड, मान लीजिए कोई लिक्विड किसी ट्यूब में फ्लो हो रहा है और उसका फ्लो कैसा है? स्ट्रीमलाइन है। क्लियर? मान लीजिए लिक्विड की डेंसिटी है D और जिस नली में वो बह रहा है उसका डायमीटर है कैपिटल D। तो रेनॉल्ड ने, है ना, क्या बोला कि जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है किसी लिक्विड की Vc, ये डिपेंड करती है किस पर? सबसे पहले तो हाँ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। Vc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा। दैट मीन्स हाँ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जितना ज़्यादा होगा क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी किसी भी लिक्विड के लिए। फिर सेकेंड पॉइंट में उसने क्या बोला कि जो Vc होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एंड फाइनली थर्ड पॉइंट में उसने बोला Vc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ ट्यूब। जिस ट्यूब में वो लिक्विड बह रहा है उसके डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या? क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू। क्लियर? तो इन 3 लॉ से, है ना,
रेनॉल्ड का भी एक लॉ बना किसके बारे में, क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी के बारे में। अगर हम इनको कंबाइंड करके लिखें तो तीनों को कंबाइंड करके लिखोगे तो क्या आएगा, ईटा अपॉन डी इंटू डी प्रपोजनल टू। अब प्रपोजनल साइन हटा के अगर हम इक्वल साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई, द कांस्टेंट इज के इंटू ईटा अपॉन डी इंटू डी। ये जो कांस्टेंट रेनॉल्ड ने यूज किया के, इसको उसने क्या नाम दिया, रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर ही इसको नाम दे दिया के को। तो अगर आप इस फॉर्मूले से के की वैल्यू देखें, साइड चेंज करें इसका, तो क्या मिलेगी, वी सी इंटू स्मॉल डी कैपिटल डी बाय, ये रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू होती है। क्लियर। अब रेनॉल्ड नंबर के एप्लीकेशन क्या है, या इसकी क्या यूज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या हम कर सकते हैं इससे। तो देखो इसके लिए रेनॉल्ड ने ये बोला कि अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू यानी के की वैल्यू बिटवीन 0 to 2000 है, रेनॉल्ड नंबर किसी लिक्विड का रेनॉल्ड नंबर 0 से 2000 के बीच में है अगर, है ना, तो 100% श्योर उसका फ्लो कैसा होगा, स्ट्रीम लाइन होगा। क्लियर। फिर सेकेंड पॉइंट, अगर के की वैल्यू आपको बिटवीन 2000 एंड 3000 मिल रही है तो यहां पर अनसर्टिनिटी की कंडीशन बनती है। मतलब नॉर्मली जो फ्लो होगा वो स्ट्रीम लाइन तो होगा, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में चेंज हो भी सकता है। अनसर्टिनिटी है यहां पर, अनस्टेबल है फ्लो। स्ट्रीम लाइन जाएगा लेकिन बीच बीच में ऐसा हो सकता है कि कहीं ये टर्बुलेंट प्रॉपर्टी को दिखाने लगे। लेकिन अगर किसी लिक्विड का रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर है 3000 से, 3000 से जरा सा भी ज्यादा हो गया, 3000.5 भी हो गया, अगर 3000.1 भी हो गया अगर, तो फिर जो है ना फ्लो होगा वो 100% श्योर हो जाएगा। कैसा, टर्बुलेंट फ्लो में ही बदल चुका होगा भाई। तो ये एप्लीकेशन है किसके, रेनॉल्ड नंबर के। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। नाउ सी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो देखो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये बोलता है कि अगर कोई आइडियल लिक्विड किसको बोलते हैं, है ना, ऐसा लिक्विड जो अनकंप्रेसिबल हो, जिसको दबाया ना जा सके, और दूसरा कैसा हो, नॉन विस्कोस हो, मतलब जिसमें विस्कोसिटी ना हो और जिसको हम कंप्रेस ना कर सकते, ऐसे लिक्विड को आइडियल लिक्विड बोल देते हैं। तो अगर कोई आइडियल लिक्विड, है ना, किसी डिफरेंट क्रॉस सेक्शन वाली ट्यूब में फ्लो हो रहा है और उसका फ्लो स्ट्रीम लाइन है अगर, है ना, स्ट्रीम लाइन फ्लो की खासियत क्या होती है कि देखिए यहां से मान लीजिए इस वाले सेक्शन से, हाँ, 2 kg पानी बह के यहां गया अंदर, है ना, तो अगले ही क्षण इस वाले सेक्शन पर भी 2 किलो पानी ही पहुंचेगा। क्यों, प्रेशर है ही नहीं पानी में, आराम से बह रहा है। तो जितना यहां से एंटर करेगा वहां उतना ही वहां जाएगा, और या फिर जितना यहां से एंटर करेगा उतना ही यहां से निकलेगा। स्ट्रीमलाइन फ्लो की ये खासियत होती है ना, मतलब मास ऑफ लिक्विड जो अंदर फ्लो हो रहा है वो हर पॉइंट पर एक जैसा होता है। यहां देख लो, यहां देख लो, कहीं से एक्स्ट्रा प्रेशर से तो कोई वाटर आ ही नहीं रहा है या कोई भी लिक्विड आ ही नहीं रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। क्लियर।
तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है कि अगर कोई आइडियल लिक्विड, इफ एनी आइडियल लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन देन और एंड इट्स फ्लो इज streamlined, then the product of area of cross section of the tube and velocity of flow दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है ना, इस ट्यूब के ईच पॉइंट पर या ईच क्रॉस सेक्शन पर, कहीं पर भी आप नाप लें दोनों का प्रोडक्ट एक जैसा आएगा। ठीक है, तो देखो मैंने एक ट्यूब बना रखी है, दैट इज A इंटू वी, एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू वॉट, कॉन्स्टेंट। इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है, A1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2। ये है ये दोनों एक ही बात होती है, लिखने के दो तरीके, बात एक ही है। तो हमको ये प्रूव करना है, तो हमने क्या किया है, एक डिफरेंट क्रॉस सेक्शन वाली ट्यूब ले ली है XY, है ना। इसमें कोई लिक्विड जिसकी डेंसिटी D है, आइडियल लिक्विड ऑफ डेंसिटी D is flowing through the tube. The cross section X of tube is narrow, that means इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, स्मॉल है, एंड द क्रॉस सेक्शन एट Y, क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब एट Y इट इज लार्जर देन पॉइंट X और पार्ट X। और इसके अंदर कोई आइडियल लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो में बह रहा है, डेंसिटी लिक्विड की कितनी है, D है। हमने ये अज्यूम कर लिया है कि सेक्शन एक X पर ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और फ्लो की वेलोसिटी V1 है, और यहाँ पर पोर्शन Y पर एरिया कितना है, A2 और वेलोसिटी V2 है। ठीक, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सेक्शन X पर, है ना, एक सेकेंड में कितना वॉल्यूम फ्लो होगा, देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोज थ्रू सेक्शन X इन 1 सेकेंड कितना होगा भाई, एक सेकेंड में वॉल्यूम। हाँ चलो इसको भी ध्यान से देख लो भाई, कभी ना कभी मैंने बात की होगी। देखो वॉल्यूम का नॉर्मल फॉर्मूला है ना, L इंटू बी इंटू एच होता है ना। L इंटू बी अगर आप देखो तो ये एरिया है, तो हम वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ से भी जानते हैं, A इंटू एच भी इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब 1 सेकेंड की बात हो रही हो तो आप फॉर्मूला जानते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट। तो अगर यूनिट सेकेंड की हम बात करें तो वेलोसिटी और डिस्टेंस इक्वल होती हैं, टाइम अगर 1 हो तो। हाँ, तो अगर मैं इस लेंथ की जगह पर या डिस्टेंस की जगह पर वेलोसिटी यूज करूं तो 1 सेकेंड का वॉल्यूम बनेगा A इंटू वी। चेक कर लें कौन सा फॉर्मूला लिखा है, ये L इंटू बी इंटू एच ही लिखा है। L इंटू बी को मैंने A लिख दिया है, और पर सेकेंड की बात हो रही है ना, इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में डिस्टेंस और वेलोसिटी एक ही बात होती है। तो यहां पर इस फॉर्म में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो आप, आपके पास वेलोसिटी बस है और एरिया है, तो उसी फॉर्म में लिख दिया ये। हाँ, तो सेक्शन X पर वॉल्यूम कितना आएगा भाई, A1 इंटू V1। एक सेकेंड में इतना वॉल्यूम फ्लो हो जाएगा। तो ये बताओ मास कितना होगा फिर, देन मास ऑफ लिक्विड एट X इज इक्वल टू, हाँ, मास ऑफ लिक्विड, वो भी लिख दो, फ्लोज थ्रू
x in 1 सेकेंड, ये कितना होगा? हाँ, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये होता है। सिमिलरली y एरिया में देखो अगेन, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोज थ्रू सेक्शन y इन 1 सेकेंड, ये कितना आएगा? A2 इंटू V2। हाँ, तो मास कितना हो जाएगा? मास ऑफ लिक्विड फ्लोज थ्रू y इन 1 सेकेंड। ये इक्वेशन नंबर 1 था, इक्वेशन नंबर 2 था। देखिए, मैंने अभी आपसे बोला कि अगर फ्लो स्ट्रीम लाइन है, हाँ, तो नली कैसी भी हो, हर सेक्शन पर इक्वल मास ही पहुंचेगा लिक्विड का। हाँ, तो क्या बोलेंगे हम? बिकॉज फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्ट्रीमलाइन है, दस व्हाट? मास एट x, मास ऑफ लिक्विड एट x इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड एट, ये कंडीशन लग जाएगी, मास ऑफ लिक्विड फ्लोज थ्रू x in how many seconds? 1 second. This will be equal to mass of liquid flows through y in how many second? in 1 second। दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो कितना भाई? A1 V1 D इक्वल मिल गया आपको A2 V2 D, D to D, तो क्या आ गया? A1 V1 इज इक्वल टू, और A इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। क्लियर?